हाय गाइस एंड आज हम बात करने वाले हैं सोनी सब के सबसे पॉपुलर एंड यूनिक शो की मैडम सर। एंड यू नो मैडम सर जो है एक ऐसा शो है, पहले तो वुमेन सेंट्रिक शो है। तो वुमेन सेंट्रिक शोज तो बहुत सारे होते हैं टेलीविजन पे, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि वुमेन एक्चुअली कितनी पावरफुल होती हैं। फीमेल पुलिस ऑफिसर दिखाई गई हैं एंड कोई ड्रामा नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, कोई कैट फाइट्स नहीं है। कॉमेडी शो है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ हर एक एपिसोड के साथ एक नई सीख दे के जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ की एक महिला पुलिस थाने से, जहाँ की सब इंस्पेक्टर है करिश्मा सिंह, एक लेडी दबंग पुलिस ऑफिसर। इन्हें लगता है कि लोगों को सिर्फ लात मुक्की की बात समझ में आती है, तो वो वही इस्तेमाल करती है। करिश्मा सिंह की सास है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, जो एफआईआर रजिस्टर में एफआईआर से ज्यादा अपने राशन पानी का हिसाब किताब रखती है। और ये है कांस्टेबल संतोष शर्मा, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट। और ये जितनी स्मार्ट है उतनी मासूम भी है, और इसी मासूमियत को पसंद करता है कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। और ये है बिल्लू जी, जो छोटी मोटी चोरियां करके इस पुलिस स्टेशन का परमानेंट कैदी बन गया है, लेकिन इस पुलिस स्टेशन के लिए बहुत ही लॉयल बंदा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर में एक भी एफआईआर नहीं लिखा गया, मतलब अभी तक इनके पास कोई केसेस आए ही नहीं है। इसीलिए अगले 30 दिन के अंदर ये पुलिस स्टेशन बंद होने वाला है। ऊपर से पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने खाने पीने का खर्चा और ही बढ़ा दिया है, जिससे आसपास के दुकानदार अपना उधार मांगने के लिए रोज रोज यहाँ पे हंगामा करते हैं। तभी वहां पे एंट्री होती है एसएचओ हसीना मलिक, जो सारे दुकानदारों को ये भरोसा दिलाती है कि उनका सारा पैसा चुका दिया जाएगा, और अपनी टीम को सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर करने का चैलेंज देती है, वरना सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब सस्पेंशन के डर से पूरी टीम जो है वो काम पे लग जाती है। सबसे पहले पुष्पा सिंह पुलिस स्टेशन के बाहर एक जगराता रखवाती है, ताकि इसके बहाने वो लोगों को एफआईआर के लिए कह सके। और लोग आते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद लेकर वापस घर चले जाते हैं। ना किसी के पास कोई कंप्लेन होती है, ना किसी को एफआईआर लिखवानी होती है। एंड पुष्पा जी का प्लान जो है वो वहीं पे फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद पुष्पा जी की सीनियर एसआई करिश्मा सिंह आती है। अब ये क्या करती है कि सड़कों पे जा जाके सबको एफआईआर के लिए बोल के आती है। इसके बाद एक एक करके कई सारी महिलाएं जो है कंप्लेन लिखवाने के लिए आती हैं, लेकिन सारी कंप्लेन जो है वो करिश्मा सिंह के खिलाफ होती है। इनका कहना होता है कि करिश्मा सिंह उन्हें डरा धमकाकर जबरदस्ती एफआईआर लिखवाने के लिए प्रेशर बना रही थी। और यही अंतर है करिश्मा सिंह और हसीना मलिक में। करिश्मा सिंह मानती है कि क्रिमिनल्स ही क्राइम्स की जड़ होते हैं, तो क्रिमिनल्स खत्म तो क्राइम्स खत्म। इसीलिए करिश्मा सिंह बातें कम करती है और लात घूसा ज्यादा चलाती है। वहीं हसीना मलिक की फिलॉसफी अलग है, वो क्रिमिनल्स में से क्राइम्स खत्म करना चाहती है। वो पहले देखती है कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाती है और अपने जज्बातों से केसेस को सॉल्व करना चाहती है, बिना कानून और रूल्स को तोड़े। अब आगे जाके हसीना मलिक और पूरी टीम को डॉक्टर अर्चना नागर के खिलाफ इलीगल जेंडर डिटर्मिनेशन का केस मिलता है, जो कि किया भी किसने, पुलिस स्टेशन की मेड शांति ने। अब पुष्पा को लगता है कि शांति बस अपनी सैलरी के लिए रोज रोज बातें बनाती है, इसीलिए वो उसकी बातों को सीरियसली लेती नहीं है। और ना ही शांति जो है अपने पति के खिलाफ कंप्लेन फाइल करना चाहती है। इसीलिए ये लोग डॉक्टर अर्चना को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान करते हैं। अब इनका प्लान सुनो। तो ये लोग पुष्पा जी को उनकी ओवर एक्टिंग के चक्कर में कुछ बताते ही नहीं है प्लान के बारे में। और हसीना मलिक पुष्पा जी को प्रेग्नेंट बता देती है, और हसीना मलिक को पता ही नहीं है कि पुष्पा जी का पति है ही नहीं, और ना हसीना मलिक को कोई बताता है। कोई तो छोड़ो, करिश्मा सिंह भी बताना भूल जाती है। अब करिश्मा सिंह आगे इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए नवाब साहब को बच्चे का पिता बता देती है, जो कि उस पुलिस स्टेशन की हवेली का मालिक होता है। फिर पुष्पा जी एक हिडन कैमरा के जरिए सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन ये प्लान उनका फेल हो जाता है। फिर बाद में जाके शांति को लगता है कि अब रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, तब जाके वो अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। और बाद में डॉक्टर अर्चना जो है वो खुद ही रिवील कर देती है कि वो कई सालों से वो इस इलीगल काम को कर रही है। एंड इसी के बाद महिला पुलिस थाने को 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। अब महिला पुलिस थाना में अगला केस आता है इंदु लेखा नाम की एक स्टूडेंट का। इंदु लेखा पुलिस को बताती है कि टुटेजा कॉलेज पैसे लेकर बीटेक और एमबीबीएस जैसे फेक डिग्रीज बेचता है। कंप्लेन मिलते ही हसीना मलिक और करिश्मा सिंह केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब जब करिश्मा सिंह टुटेजा को पुलिस स्टेशन में देखती है तो वहां पे वो 2-4 थप्पड़ लगा देती है। अब हसीना मलिक को करिश्मा सिंह का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसके बाद ये दोनों ही अपने तरीके से केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड इसी बीच हसीना मलिक की जो माँ होती है वो उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढती है, जहाँ पे हसीना मलिक को डॉक्टर इमरान नाम के एक लड़के से मिलना होता है, जो कि एक डॉक्टर होता है। बाद में जब हसीना मलिक टुटेजा के फेक डिग्री रैकेट का पर्दाफाश कर देती है, तो उस लिस्ट में डॉक्टर इमरान का भी नाम होता है, जिसने खुद को एक बड़ा डॉक्टर बताया था। असल में उसकी डिग्री भी टुटेजा कॉलेज से खरीदी हुई फेक डिग्री होती है। इस केस के बाद महिला पुलिस थाना में रोज रोज नए केसेस आते हैं। कभी कुछ अतरंगी केसेस आते हैं, तो कभी कुछ बहुत ही सीरियस केसेस आते हैं। और हर बार हसीना मलिक जो है वो लोगों को समझा बुझाकर अपने जज्बात और पेशेंस के साथ केसेस को सॉल्व करती है, जो कि करिश्मा सिंह को कभी भी पसंद नहीं आता। वो अपने तरीके से काम करना ज्यादा प्रेफर करती है। इसीलिए शो में आगे जाके डीएसपी अनुभव सिंह की एंट्री होती है, जो करिश्मा सिंह के कजन होते हैं। और हसीना मलिक और
करिश्मा सिंह के बीच जब भी कोई मतभेद होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करते हैं अनुभव सिंह। अब धीरे धीरे हसीना मलिक और अनुभव सिंह की बॉन्डिंग जो है काफी अच्छी हो जाती है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि अनुभव जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी मिशन के लिए हसीना मलिक से प्यार का नाटक करता है। लेकिन मिशन खत्म होने के बाद अनुभव को अपनी गलती का एहसास होता है, वो माफी मांगता है। अब वो हसीना को शादी के लिए प्रपोज करता है। अब इसी बीच अनुभव को एक और मिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि महिला पुलिस थाने में 90 दिन के ट्रायल के लिए ASI मीरा नाम की एक ह्यूमनॉइड रोबोट को लाया जाता है। लेकिन करिश्मा सिंह को लगता है कि कोई भी रोबोट पुलिस ऑफिसर की जगह नहीं ले सकता और ना ही लोगों के इमोशंस को समझ के केसेस को सॉल्व कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे मीरा टीम के साथ मिलकर केसेस सॉल्व करने लगती है। और इसी टाइम हसीना मलिक को एक सीक्रेट एजेंट की इन्फॉर्मेशन वाली हार्ड डिस्क मिलती है। कुछ टेररिस्ट उस हार्ड डिस्क को पाने के लिए मीरा को हैक कर लेते हैं और उसे हसीना मलिक को मारने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद मीरा हसीना मलिक पे गोली चला देती है, जिसके बाद उसे डिसमेंटल करना पड़ता है। फिर 1 महीने के बाद पुष्पा और करिश्मा सिंह मुंबई में उर्मिला नाम की एक वड़ा पाव बेचने वाली लड़की से मिलते हैं, जो हसीना मलिक की होती है, जहाँ पे वो टेररिस्ट तक पहुंचने के लिए उर्मिला नाम की आइडेंटिटी उसने अपना रखी होती है। और इसी टाइम उसे अनुभव पे भी शक होता है और ये शक सच भी होता है। अनुभव ही इस पूरी साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड था। इसके बाद हसीना और अनुभव एक दूसरे पे गोली चलाते हैं। करिश्मा जो है वो अनुभव पे गोली चला देती है और उसके बाद वो हार्ड डिस्क को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड हसीना मलिक जो है वो अपनी याददाश्त खो देती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक फाइट के टाइम पे हसीना मलिक की याददाश्त वापस आ जाती है। इसके बाद अमर विद्रोही और उनकी टीम महिला पुलिस थाने में आती है, जिससे दोनों टीम्स के बीच कॉम्पिटिशन होता है और जो भी सबसे ज्यादा केसेस को सॉल्व करेगा वही टीम इस पुलिस स्टेशन में काम करेगी। और आखिर में हसीना मलिक की टीम जो है वो सबसे ज्यादा केसेस को सॉल्व करती है। इसके बाद हसीना मलिक पे भ्रष्टाचार और 4 करोड़ की धोखाधड़ी के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। इसीलिए वो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाती है। और बाद में ये बात सामने आती है कि SHO मिश्री पांडे और उसके चाचा ने हसीना मलिक को झूठे केस में फंसाया था। फिर शो में एंट्री होती है करिश्मा की जुड़वा बहन करीना की, जो कि एक्ट्रेस बनना चाहती है और अपनी फिल्म के लिए पुलिस ट्रेनिंग लेने के लिए लखनऊ आती है। टीम उसकी मदद करती है। बाद में कुछ टेररिस्ट उसका इस्तेमाल करते हैं सुसाइड बॉम्बर के रूप में। और जब हसीना मलिक और उसकी पूरी टीम जो है वो करीना को बचा लेते हैं, तब जाके वो अपनी एक्टिंग करियर के लिए चेन्नई चली जाती है। इसके बाद शो में चिंगारी गैंग नाम का एक ग्रुप आता है, जो क्रिमिनल्स को खुद सजा देने लगता है, पुलिस की जगह लेने की कोशिश करता है। करिश्मा गैंग के अंदर जाके केसेस पे काम करती है और वहीं चीता को ऑनलाइन बिन्नी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो चिंगारी गैंग की मेंबर होती है। और हसीना मलिक इसी रिलेशनशिप का यूज गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए करती है। फिर जाके गैंग की लीडर जो होती है शिवानी, वो खुद को सरेंडर कर देती है। उसके बाद ACP नैना ठाकुर की एंट्री होती है लखनऊ में, जो चेरी नाम के क्रिमिनल की तलाश में होती है और हसीना मलिक और करिश्मा जो है वो उसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद ये ट्रैक भी खत्म हो जाता है। फिर शो में शाजिया सिद्दीकी नाम की एक लड़की महिला पुलिस में आती है, जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन वो एक ऐसे गांव से आती है जहाँ पे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। हसीना मलिक और इनकी टीम जो है वो शाजिया और उसकी माँ को बचा लेते हैं और गांव के MLA की सच्चाई फिर सबके सामने आ जाती है और शाजिया जो है दोबारा अपनी पढ़ाई जो है शुरू करती है। इसी तरीके से ये लोग लगभग 150 से 200 केसेस को सॉल्व करते हैं और लास्ट में हसीना मलिक को DSP बना दिया जाता है। और जब पूरी टीम इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी महिला पुलिस थाने में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और मीडिया मान लेती है कि पूरी टीम की मौत हो गई है। लेकिन शो के आखिरी सीन में हसीना मलिक अपनी पूरी जर्नी को नरेट करती है, जिससे पता चलता है कि वो जिंदा है। एंड यही ऑडियंस के लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग था कि एंडिंग में तो बता दिया कि सीजन 2 आएगा, लेकिन 3 साल हो गए लेकिन अभी तक सीजन 2 आया नहीं है। वैसे इस शो की सबसे यूनिक बात पता है क्या है कि आप किसी भी एपिसोड को, इस शो को देखो, कहीं से भी आप इस शो को देखो, आपको कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। लगभग हर एपिसोड में एक नया केस सॉल्व होता है, एक अलग कहानी दिखाई जाती है। तो इसी वजह से ये शो कभी लोगों को बोरिंग लगता ही नहीं है। एंड शो ने जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स राइट, साइबर क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, एजुकेशन स्कैम एंड सोसाइटी के वीक सेक्शन से जुड़े इश्यूज को भी काफी सिंपल एंड इंगेजिंग तरीके से दिखाया। और शो की सबसे बड़ी हाईलाइट होती है हसीना मलिक और करिश्मा सिंह की फ्रेंडशिप। दोनों ही एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, अपने काम को लेकर और लोगों के लिए काफी ऑनेस्ट होती हैं। और स्टार्टिंग में इन दोनों की जो नोकझोंक होती थी, जहाँ पे इन दोनों ही फीमेल कॉप्स की जो आइडियोलॉजीज थी वो काफी अलग होती थी, एक का तरीका अलग होता था दूसरे से, तो काफी अच्छा लगता था वो देखने में। इनफैक्ट अगर आप शो में देखोगे तो हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, सबकी पर्सनैलिटीज और स्ट्रेंथ जो है वो अलग होती है। इसी वजह से हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग फैन बेस थी। और अगर मेन कास्ट में से एक भी कैरेक्टर शो से चला जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्लियरली शो में देखने को मिलता है। जैसे कि भाविका शर्मा के शो छोड़ने के बाद वो चीज़ देखने को मिलती है। और फिर बाद में शिल्पा शिंदे की एंट्री हुई, लेकिन कंट्रोवर्सीज की वजह से
नैना ठाकुर का जो ट्रैक था उसे भी हटा दिया गया। एंड जब कोई शो हिट हो जाता है ना तो मेकर्स उसे एक नेचुरल एंडिंग देने की बजाय सिर्फ टीआरपी के लिए या फिर एपिसोड की गिनती बढ़ाने के लिए शो को खींचते ही जाते हैं, जिसका कोई मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी शो के पास एक लिमिटेड कोर कॉन्सेप्ट होता है और जब राइटर्स के पास नए और फ्रेश आइडियाज खत्म हो जाते हैं तो ऑडियंस जो है वो बोर होने लगती है और शो को खींचने का फिर कोई मतलब नहीं होता। और एक टाइम पे इस शो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, शो की टीआरपी गिर रही थी, फिर जाके चैनल ने डिसाइड किया कि इस शो को ऑफर कर देना ही बेहतर है। बट शो वाज डेफिनेटली अमेजिंग एंड यूनिक, बहुत ही अलग था, एटलीस्ट टीवी के बाकी टीवी शो से तो काफी यूनिक था। इसीलिए अभी भी शो की जो ऑडियंस है वो चाहती है कि सीजन 2 आए और कुछ फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आए। वैसे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स सिर्फ सीरियल्स और फिल्मों में देखने को मिलते हैं, देखो एंटरटेन हो जाओ और खत्म। इन्हें रियलिटी समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। अगर सिस्टम ही खराब हो और जब पुलिस करप्ट सिस्टम की ढाल बन जाए तो हक मांगने वाला जो नागरिक होता है वो खुद ब खुद अपराधी बन ही जाता है। एंड दैट टू इन इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जब फंडामेंटल राइट सिर्फ किताबों में छपे हुए पन्ने हैं। रियलिटी में जब स्टूडेंट्स अपने राइट के लिए सिस्टम पे सवाल करते हैं, पेपर लीक पे सवाल करते हैं, तो पुलिस लाठीचार्ज से असली डेमोक्रेसी सिखाती है। और अगर अपने राइट्स को मांगना एक क्राइम है, सिस्टम से सवाल करना क्राइम है, देन द सिस्टम इटसेल्फ वेयर्स द क्राउन ऑफ शेम। मतलब देश के नागरिक टैक्सेस पे करते हैं, वोट देते हैं, वहाँ सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसे जनता के प्रति जवाबदेह होना ही होता है। अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। यहाँ स्टूडेंट्स किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। 2.2 मिलियन स्टूडेंट्स के करियर और मेहनत का हिसाब मांगने के लिए सड़कों पे उतरे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन के लिए लाठियां नहीं खा रहे हैं। तो नीट पेपर लीक तो सिर्फ अभी ये एक इमीडिएट ट्रिगर है, जब सिस्टम की एक कमी दिखती है, उसके बाद दूसरी कमी आती है, फिर तीसरी कमी आती है, और जब ऐसे कई सारी कमियां दिखने लग जाती हैं और फिर भी जो गवर्नमेंट है वो चुप रहना पसंद करे, तो फिर जाके ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो लोगों को देखने को मिलता है। मतलब पार्टियां तो देखो कि हर 5 साल में बदलती रहेगी, आज ये पार्टी है तो कल कोई और होगी, लेकिन ये देश जो है वो लोगों का है और लोगों से है। तो असली देशभक्ति नेताओं की आरती उतारने में नहीं है, उनसे सवाल करने में। और एक महान व्यक्ति कहकर गए कि धर्म में भक्ति आत्मा के कल्याण का मार्ग हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या फिर व्यक्ति पूजा करना सीधे पतन और तानाशाही की ओर ले जाती है। और ये बात पता है कब बोली गई थी? 25 नवंबर 1949 को, जब संविधान तैयार हो चुका था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आखिरी स्पीच में द ग्रामर ऑफ एनार्की में ये चीज जो है वो चेतावनी के तौर पे कही थी कि जिस समय नागरिक जो है वो नेताओं को भगवान की तरह मानने लग जाए, उन्हें लगे कि वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, तो उसी समय समझ जाओ कि डेमोक्रेसी तो गई। मतलब कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है आवाज उठाना। और आज देखो स्टूडेंट्स की आवाज ने सरकार को इतना डरा दिया है, उसे जवाब देने के लिए पूरी पुलिस फौज और लाठियों की जरूरत पड़ती है। उन्हें बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मतलब ये लोग अपनी वर्दी में अपनी ह्यूमैनिटी बेच खाए हैं। और अगर ये असली डेमोक्रेसी है तो बहुत बढ़िया, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एंड रिमेंबर, इस बार हम 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सीरियसली, देश की आजादी के 80 साल और ये हाल। मैं हसदा सी कल तक, अज सब फेक लगे। दिल दे जख्म भी हुण मैनू गेम लगे। ट्रस्ट सी कीता सब ने तोड़ दिता है। जीदे ते मान सी ओने ही छड्ड दिता है। I walk alone in the rain, no umbrella for pain. Yaariyan di game ch I always took the blame. Shisha